नंबर 1, इस सीन में जोशी बोलता है कि उसने एक फ्रेंड से दास एंड को के बारे में इन्फॉर्मेशन ली है जो कडप्पा सिटी में रहता है जो आंध्र प्रदेश में है। और विक्रम में एक सीन में इसी कडप्पा सिटी का जिक्र होता है। छत्तीसगढ़ कडप्पा, तुमने जहाँ बुलाया मैं वहाँ आई। यानी रिसेंटली ही अमर कडप्पा सिटी से चेन्नई आया था। सो मे बी ये हो सकता है कि इस कडप्पा सिटी में अमर दास एंड को से रिलेटेड किसी केस पे काम कर रहा था और बाद में उसे चेन्नई विक्रम वाले केस के लिए बुलाया जाता है। ऐसे ही और भी डिटेल्स हम इस वीडियो में आगे देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्ट 1 वाली एक भी डिटेल रिपीट नहीं करने वाले, सभी डिटेल्स होंगी एकदम फ्रेश। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका रील डिटेक्टिव में। मैं आपका अपना पर्सनल फिल्मी जासूस। ये वीडियो लियो हिडन डिटेल 3 वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है। इस सीरीज का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद एंड स्क्रीन से जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे पॉइंट पे। नंबर 2, सभी लोग लियो के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सत्या के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एक्चुअली ये कैरेक्टर बहुत ही मिस्टीरियस है। पूरी फिल्म में उसे काम करते हुए तो दिखाया है लेकिन वो क्या काम करती है वो नहीं दिखाया। लेकिन क्या आपको पता है सत्या के तार कैथी से जुड़े हुए हैं? कैसे? इस सीन में जब स्टीफन राज अदाई कलम यानी रंगा के गैंग में कौन अंडरकवर काम कर रहा है ये पता लगाने के लिए एकेडमी टॉपर्स की लिस्ट मांगता है, उसमें सत्या का नाम आता है। एकेडमी के कुछ टॉपर लोगों की पोस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है, शायद वो अभी अंडरकवर काम कर रहे हैं। मुझे उनके नाम बताओ। सत्या। सत्या के ऐसे बहुत से सीन्स हैं जिसमें वो कुछ सस्पिशियस एक्ट करती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कोर्ट मैरिज ऑफिस के यहाँ रिकॉर्ड रूम में कोई काम है ऐसा बोलती है। अब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रूम में किसी आम इंसान का क्या काम हो सकता है? सो मे बी सत्या यहाँ हिमाचल में किसी मिशन पे है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है ये मिशन? अब कमेंट्स में ये मत बोलना कि वो लियो के ऊपर नजर रख रही होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे पक्का पता होता कि वो पार्थी नहीं लियो है और ये सर्टिफिकेट चेकिंग वगैरह सब पहले ही कर लेती वो। नंबर 3, लियो हिडन डिटेल्स पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने बताया था कि इस फिल्म की प्रेजेंट टाइमलाइन 2022 की है जो हमें नेपोलियन के लेटर पे दिखी थी। इसका और एक प्रूफ हम देख पाते हैं जब कोर्ट में पार्थी के कैफे में मारे गए 5 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे हम डेट में अगेन ईयर 2022 देख सकते हैं। नंबर 4, अब इस डिटेल के 2 पार्ट्स हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ा कि पार्थी जब अपनी फैमिली से हाइना के लिए नाम सजेशन मांगता है तब बेटा बोलता है घोस्ट, जो कनेक्टेड हो सकता है विक्रम से जिसे घोस्ट नाम से भी जाना जाता है, और बेटी बोलती है एलिसा जो लियो की ट्विन सिस्टर का नाम था। अब लियो इन दोनों के बारे में डायरेक्ट तो नहीं बताएगा लेकिन मे बी जैसा हमने फिल्म में देखा था पार्थी अपने बेटे को पिक्चर योरसेल्फ करके सिनारियोज देके के स्टोरीज सुनाता है। उसी में से किसी कैरेक्टर को उसने ये 2 नाम यानी घोस्ट और एलिसा ये नाम दिए हो सकते हैं। अब इसका पार्ट 2 ये है कि मुझे लगता है कि लियो घोस्ट और एलिसा ये नाम जो उसके पास से जुड़े हैं स्टोरीज में तो क्या कहीं भी अपने मुंह से निकाल के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। इसलिए मैंने वो सीन फिर एक बार ध्यान से देखा तो समझा कि उसकी बेटी एलिसा नहीं एल्सा बोलती है जो डिज्नी का एक कार्टून कैरेक्टर है जो मे बी उसकी बेटी का फेवरेट कैरेक्टर हो सकता है। और बेटा जो घोस्ट नाम सजेस्ट करता है वो अगर आपको पता है गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के बारे में जो बहुत ही फेमस है, उसका हीरो जॉन स्नो अपने भेड़िए का नाम घोस्ट रखता है तो मे बी उसके लड़के ने वहां से वो नाम सोचा होगा। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नंबर 5, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मे बी जो फ्लैशबैक वाली स्टोरी डिसूजा बताता है वो फेक हो सकती है। इसका एक और प्रूफ हमें फिल्म के क्लाइमैक्स में देखने मिलता है। डिसूजा जब बैक स्टोरी बताता है तब यहाँ आपने एंटनी के रूम में ये ब्लैक मैजिक वाला सर्कल देखा होगा, लेकिन क्लाइमैक्स में जब लियो अपने बेटे को बचाने एंटनी के रूम में जाता है तब हम ऐसा कोई साइन नहीं देख पाते। वहाँ सिर्फ एक टेबल होता है जो शायद टॉर्चर के लिए यूज किया जाता होगा, लेकिन फॉर श्योर वो ब्लैक मैजिक वाला साइन वहाँ नहीं था। सो ये अगेन प्रूव हो जाता है कि वो बैक स्टोरी काफी हद तक फेक थी। नंबर 6, क्लाइमैक्स वाले सीन में जब लियो बॉक्स खोलता है जिसमें उसका सामान रखा रहता है उसमें उसका कड़ा था जिसे हमने फ्लैशबैक में लियो को हमेशा पहनते हुए देखा था। तो अगर लियो वहाँ से 1999 में बच के भागा था तो वो कड़ा भी उसके साथ ही जाना चाहिए था, लेकिन वो उस बॉक्स में कैसे आया? तो मे बी लियो को गोली मारने के बाद जो आग लगी थी उस अफरा तफरी में लियो के दोस्तों ने लियो के ऊपर जो भी सामान था जिससे लियो की पहचान हो सकती थी उसे किसी और को पहना के दास ब्रदर्स को चकमा दिया था। इसीलिए एंटनी और हेरोल्ड पार्थी वाली न्यूज देखने से पहले श्योर थे कि लियो मर गया है। नंबर 7, इस सीन में एंटनी जब लियो के बेटे को उठवाता है तब बोलता है कि 22 साल पहले आज ही के दिन तेरे बहन की हत्या हुई थी। फिर एक सीन में जब वो कैफे गैंग कलेक्टर और डॉक्टर को मारती है तब वो खबर सुन के पार्थी जोशी को बोलता है 20 साल से इस शहर में रह रहा हूँ लेकिन ऐसा कभी हुआ है ये मैंने सुना ही नहीं। यानी 22 साल पहले वो लियो का फैक्ट्री वाला कांड होता है और 20 साल से सत्या और लियो साथ में ही है, यानी बीच के 2 साल लियो कहीं गायब था। मे बी वो उसी सत्यमंगलम के ऑर्फनेज में था और अपने पार्थी होने के सबूत क्रिएट कर रहा था, जो भी कर रहा था, लेकिन ये 2 साल का गैप वाला डिटेल लोकेश सर ने एकदम अच्छे से एस्टेब्लिश किया है।
नंबर 8, किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों को एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाने के लिए फिल्म में स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स को ओपन रखा जाता है। हमें उस टाइम पे वो एलिमेंट्स अधूरे लगते हैं। वैसे ही इस फिल्म में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक तो लियो की अधूरी बैक स्टोरी, फिर एक सीन में हमें जो लियो की खबर हर तरफ फैल रही है ये दिखाया, उसमें आंध्र प्रदेश समझ आया, सलेम जो तमिलनाडु में है उसका भी समझ आया, लेकिन मुंबई का कनेक्शन अगेन अधूरा छोड़ा है। फिर डिसूजा को फांसी क्यों मिलती है, इस एलिमेंट को भी अधूरा छोड़ दिया है। फिर दिल्ली, विक्रम, अमर और लियो, इनके ऑर्फनेज वाला कनेक्शन जो डेफिनेटली श्योर है, लेकिन वो फिल्म में एक अधूरे एलिमेंट की तरह छोड़ दिया है, जिसे आगे आने वाली फिल्मों में जोड़ा जाएगा। और शायद इसीलिए बहुत से लोगों को ये फिल्म या तो समझ नहीं आई या अच्छी नहीं लगी। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि ये तो बस शुरुआत है, थोड़ा पेशेंस रखिए, एलसीयू में बहुत बड़े धमाके होने वाले हैं। अगर आपने भी इस फिल्म में कुछ अधूरे एलिमेंट्स नोटिस किए हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 9, फिल्म के हिंदी वर्जन में पार्थी हाइना का नाम जकड़ बांगड़ू रखता है, लेकिन तमिल वर्जन में उसका नाम सुब्रमणि रखता है, जो रेफरेंस है लोकेश सर के फेवरेट एक्टर कमल हसन सर की फिल्म मुंद्राम पिराई का, जिसमें श्रीदेवी जी का कैरेक्टर अपने कुत्ते का नाम सुब्रमणि रखती है। नंबर 10, इस सीन में जहां एंटनी पहली बार पार्थी के कैफे में आता है और D/सिगरेट के ब्रांड के बारे में पूछता है, तब पार्थी बोलता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे उसकी स्मेल से भी प्रॉब्लम है। लेकिन वही हाइना वाले सीन में वो सिगरेट पी के उससे ही बम फोड़ता है, यानी उस टेंशन वाली सिचुएशन में वो पार्थी की तरह एक्ट करना भूल जाता है और लियो की तरह सिगरेट पीता है। ये अक्सर हमारे साथ भी होता है, हम जब प्रेशर सिचुएशन में होते हैं तब अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। जैसे यहाँ लियो कुछ टाइम के लिए भूल गया था कि वो एज पार्थी अब सिगरेट नहीं पीता। नंबर 11, थलापति विजय सर की हर फिल्म के पहले एक टाइटल कार्ड आता है जिसमें उनका नाम फ्लैश होता है। वैसा ही एक नया टाइटल कार्ड लियो में इंट्रोड्यूस किया गया है जो एकदम धमाकेदार था। अब लोकेश सर के एलसीयू को हॉलीवुड के एमसीयू से कंपेयर किया जाता है, लेकिन लोकेश सर खुद एमसीयू के राइवल डीसीयू के फैन है और डीसीयू के टाइटल कार्ड की झलक हमें इस टाइटल कार्ड में भी दिख जाती है, जो एक तरह से डीसीयू को लोकेश सर का ट्रिब्यूट है। नंबर 12 में भी ये पॉइंट बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये हाइना सिंबॉलिकली पार्थी और उसकी स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। आपने पार्थी का डायलॉग सुना होगा, वो बोलता है हाइना सोशल एनिमल्स होते हैं, वो झुंड में रहते हैं और अगर ये हाइना यहाँ अकेला आया है तो वो एक तो खो गया है या उसका झुंड मारा जा चुका है। लोग उसे डर के मारे मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसे जिंदा पकड़ना है। यहाँ पार्थी और हाइना की सिचुएशन में बहुत सिमिलरिटी है। पार्थी भी एक टाइम पे अपने लोगों से दूर होके यहाँ नई लाइफ शुरू करने आया था और अगर यहाँ के लोग उसके पास्ट के बारे में जानते तो उसे भी मारने की कोशिश करते, इसीलिए उस हाइना से वो तुरंत कनेक्ट हो जाता है और बाद में उसे अडॉप्ट भी कर लेता है। नंबर 13, इस पॉइंट में हम लियो के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ठीक से नोटिस किया हो तो लियो की डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1977 और उस दिन फ्राइडे था और फ्राइडे द 13th को डेविल्स डे भी कहा जाता है। यानी देखिए लियो की डेट ऑफ बर्थ भी कितनी चालाकी से लोकेश सर ने सिलेक्ट करके उसे एज अ डेविल रिप्रेजेंट भी किया है। कैथी के अनबू को किसी को मारने के लिए ड्रग्स लेने पड़ते हैं, विक्रम के संधनम को भी किसी को मारने के लिए ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन लियो को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो फिल्म में इतने लोगों को मारता है कि आप गिन नहीं पाओगे, लेकिन इतनों को मारने के बाद भी वो एकदम कूल रहता है। वो अपने इमोशंस को भी अच्छे से हैंडल कर पाता है। उसकी बहन को मारने का कितनी बार जिक्र होता है, लेकिन फिर भी वो कूल रह के मैं लियो नहीं हूँ यही बोलता है। खुद के जिगरी दोस्त डैनियल को भी वो मारता है, लेकिन वहाँ भी बिल्कुल इमोशंस नहीं दिखाता। इस सीन में जोशी भी बोलता है कि हर इंसान के झूठ बोलने की एक लिमिट होती है और उस लिमिट के बाहर जाने जितना कोई भी इंसान मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। यानी जोशी जितना सोच सकता है उससे भी लियो कई ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है। लियो एलसीओ का सबसे डेंजरस कैरेक्टर होने वाला है। वो अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए अपने करीबी लोगों को आराम से मैनिपुलेट भी कर सकता है, जैसे वो अपनी वाइफ को करता है। वो अपना इनोसेंस साबित करने और वो लियो नहीं है ये साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 1995 की आइकॉनिक फिल्म द यूजुअल सस्पेक्ट्स में एक डायलॉग है, द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर पुल्ड वाज कन्विंसिंग द वर्ल्ड ही डिड नॉट एग्जिस्ट। यानी डेविल की अब तक की सबसे बड़ी चाल दुनिया को ये यकीन दिलाना था कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे पार्थी भी दुनिया को यकीन दिलाना चाहता है कि लियो नाम का डेविल अब इस दुनिया में नहीं है। ये फिल्म लियो के कैरेक्टर की बेस फिल्म है और इस फिल्म से एलसीयू के एक बहुत बड़े अध्याय की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, एक शुरुआत। नंबर 14, विलन्स वर्सेस मॉन्स्टर। लियो की स्टोरी विक्रम और कैथी जैसे हीरो वर्सेस विलन्स या व्हाइट वर्सेस ब्लैक नहीं है। इस फिल्म में विलन्स तो बुरे है ही, लेकिन हीरो भी कोई दूध का धुला नहीं है, जो हमने इसके पहले वाले पॉइंट में देखा था। अगर आप फिल्म में ध्यान से देखोगे तो एंटनी या हैरोल्ड कभी भी लियो को मारना नहीं चाहते थे। ऐसा होता तो पहली इंटरेक्शन में ही एंटनी जब लियो अलर्ट नहीं था उसको मार देता, लेकिन उल्टा वो लियो की फैमिली को बचाता है। यहाँ विलन
सीन्स ही कहीं कहीं बेचारे और लियो को अल्ट्रा पावरफुल दिखाया गया है। वो एक तरह से विक्रम के लेवल का कैरेक्टर है, दिमाग से भी और स्ट्रेंथ से भी। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एंड में जब विक्रम लियो को ड्रग फ्री सोसाइटी के वॉर में अपने साइड से लड़ने के लिए इनवाइट करता है, लियो ये इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ही डजंट केयर अबाउट ड्रग फ्री सोसाइटी और उसकी हर एक फाइट खुद के लिए थी। उसने क्लाइमैक्स के फाइट के बाद बोला भी था कि जो भी मेरे पास्ट के बारे में जानता है उसे मैं मार दूंगा, और अब विक्रम भी उसके बारे में जानता है तो मे बी वो विक्रम के पीछे भी जा सकता है, यानी हमें फ्यूचर में लियो वर्सेस विक्रम भी देखने मिल सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? और सोचो अगर ये लियो वर्सेस विक्रम वाली बात रोलेक्स को पता चली तो मे बी वो लियो से हाथ भी मिला सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगेगा फ्यूचर में लियो, रोलेक्स, अनबू और अदई कलम वर्सेस विक्रम, दिल्ली और अमर। जस्ट इमेजिन, ये तो एमसीयू के एंड गेम से भी ज्यादा रॉ और ब्लडी हो जाएगा भाई। नंबर 15, फिल्म में लियो की गन से शूट करने की स्टाइल एकदम यूनिक है, जो आई थिंक लोकेश सर की फेवरेट फिल्म जैंगो अनचेन्ड के हीरो जैंगो फ्रीमैन को एक ट्रिब्यूट है, जो सेम स्टाइल में गन चलाता है। नंबर 16, भाई पहले तो ये ऑर्डिनरी पर्सन सॉन्ग बहुत ही नॉर्मल लगा था, लेकिन जब इसके लिरिक्स देखे तब पता चला कि ये सॉन्ग लियो की प्रेजेंट लाइफ को फोरशैडो कर रहा है। इस गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं, मतलब मेरी लाइफ इसी गांव में है और मैं अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानूंगा। आप सोचोगे कि मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे कोई क्राउन नहीं चाहिए, यानी मुझे कोई डॉन नहीं बनना है, इसी सिंपल फैमिली लाइफ में ही मैं खुश हूँ। नंबर 17, एंड वाले सीन में पार्थी जो 2 फोटोज दिखाता है अपने बच्चों की, तब वो पहले अपनी छोटी बच्ची की फोटो दिखाता है और बाद में अपने बेटे की फोटो दिखाता है, और ये दोनों भी फोटोज थलापति विजय की रियल लाइफ फोटोज है। ये वाली रियल बेटे के साथ केक काटते हुए और ये रियल बेटी के साथ वाली फोटो है। नंबर 18, अब इस डिटेल के बारे में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक फोटो बहुत जगह वायरल हो रही है जिसमें जब जोशी पार्थी को कॉल करता है हाइना वाले सीन में, तब जोशी के फोन में पार्थी का नंबर लियो करके सेव था। अब इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, क्योंकि ये इमेज किसी ने मैनिपुलेट भी की हुई हो सकती है। अब इसे चेक करना थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि थिएटर में ये सीन बहुत ही फास्ट निकल जाता है और मेरे पास वाली प्रिंट बहुत ही खराब है, तो अब जब ये फिल्म OTT पे आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन अगर जोशी को लियो के बारे में पहले से ही पता है तो ये एक अलग ही चैप्टर ओपन होने वाला है भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।